नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। मित्रों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे नवमांश कुंडली के द्वारा भावी जीवन साथी के बारे में किस प्रकार से पता करें तथा नवमांश चक्र को पढ़ने के क्या क्या नियम होते हैं। इसके लिए आज हम एग्जाम्पल कुंडली जो लेने जा रहे हैं वो फिर से धीरेंद्र शास्त्री जी की ले रहे हैं, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के रूप में, संत के रूप में आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मित्रों, आप में से बहुत लोगों ने हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी की कुंडली का विश्लेषण को पढ़ा, सुना, देखा और बहुत सराहना की है तथा बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनकी भावी पत्नी के बारे में नवमांश कुंडली से किस प्रकार से पता किया जाए उसके विषय में वीडियो बनाने के लिए बोला गया है। इसीलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो भी इसी पर्पज़ से होगा कि जिसमें हम ज्योतिष के नियमों को समझ सकें और आप इन नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के भावी जीवन साथी के बारे में, उसके रंग, रूप, हाइट, उसकी शिक्षा, दीक्षा, उसका स्वभाव के बारे में आप बहुत अच्छे तरह से पता कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम नियमों को समझ लेते हैं और एक अवलोकन उनकी जन्म पत्रिका पर भी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिया है वो है 4 जुलाई 1996 का 7:45 सुबह, छतरपुर मध्य प्रदेश का जन्म स्थान हमने लिया है। मित्रों, हमें ये जो बर्थ डिटेल मिली है ये हमें इंटरनेट से मिली है। जो सोर्स उपलब्ध हैं उनके द्वारा ये पता किया गया तथा उनके खास कुछ आसपास के लोगों के द्वारा भी ये चीज़ें बताई गई हैं। इसमें हमने कुंडली बनाई थी, वो कर्क लगन की कुंडली है और लगन कुंडली को सबसे पहले देखना होता है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के भावी जीवन साथी के बारे में, उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में यदि जानना हो तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। कर्क लगन की कुंडली में शनि ग्रह ही दाम्पत्य जीवन का मालिक है तथा शनि ग्रह केतु ग्रह के साथ नवम भाव में विराजमान है। परंतु सही पता करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की मैरिज लाइफ को अच्छे तरह से समझने के लिए, उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए नवमांश कुंडली बहुत ज़रूरी है। अब हमने इतना तो समझ लिया कि इनके विवाह करवाने की जिम्मेवारी, विवाह को निभाने की जिम्मेवारी वो शनि ग्रह के पास है। तो सर्वप्रथम जब भी हमने देखना है नवमांश कुंडली में, तो सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को नवमांश कुंडली में देखना है। ये पहला नियम समझ लो आप। अब आपके सामने नवमांश कुंडली आपके सामने है और आप देख पा रहे होंगे कि शनि ग्रह नवमांश कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है। ये जो 12वां भाव है, ये 12वां भाव जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो भी ग्रह कुंडली नवमांश कुंडली के 12वें भाव में आ जाता है, वह ग्रह अपने कारकत्व में कमी लेकर के आता है। तो मित्रों, इस नियम को आप सदा याद रखिएगा। तो इस नियम के अनुसार ये स्थिति कोई अच्छी नहीं हुई, इसलिए याद कीजिएगा हमारा वो वीडियो जिसमें हमने धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। तो उस कुंडली में भी हमने इशारा किया था
कि इनके जीवन में, इनकी मैरिज लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। उन चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ेगा। इनकी मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं। जैसे ही हमने शनि ग्रह की स्थिति को देखा, उसके बाद फिर से हम चलेंगे D1 चार्ट पर, जिस लगन कुंडली को ही D1 कुंडली कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं। मित्रों, विवाह का सबसे बड़ा कारक ग्रह पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह होता है। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की लगन कुंडली को देखें तो शुक्र ग्रह 11वें भाव में विराजमान है, जो कि अपनी ही राशि का है। ये कारक ग्रह का मजबूत होना, कारक ग्रह की अच्छी स्थिति में होना, क्वालिटी ऑफ स्पाउस के बारे में बताता है। किसी व्यक्ति को जीवन साथी कितना अच्छा मिलेगा, ये कारक ग्रह पर निर्भर करता है। अब इसी शुक्र को हमने D9 चार्ट में देखना है। D9 चार्ट में उसकी स्थिति का अवलोकन करना है। अब आइए नवमांश कुंडली में देखें तो हम क्या देखते हैं कि शुक्र ग्रह सप्तम भाव में राहु ग्रह के साथ बैठा है। जी हाँ, सप्तम भाव कुंडली का केंद्र स्थान है। अब जो सप्तम भाव में विराजमान होना शुक्र का, ये तो ठीक है क्योंकि मजबूत हो गया, पर जब राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। राहु और शुक्र का एक साथ सप्तम भाव में बैठना ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। उसमें ये दिखाता है किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण इन दोनों के बीच में, इनके मैरिज लाइफ में बार बार तनाव का एक कारण बन सकता है। तो मित्रों, आपने समझा, पहला स्टेप है 7th हाउस का लॉर्ड, उसको नवमांश में उसकी स्थिति को देखना है। सेकंड स्टेप में जो मैरिज का कारक ग्रह है यानी कि शुक्र, उसको D1 चार्ट में देखने के बाद D9 चार्ट की स्थिति में देखना है। मित्रों, एक नियम और याद रखें, आपको परिणाम निश्चित रूप से कौन सा प्राप्त होगा, नवमांश कुंडली जो परिणाम दिखा रही है वो ही जीवन में प्राप्त होगा। D1 चार्ट एक प्रकार से प्रॉमिसिंग चार्ट माना जाता है और नवमांश कुंडली के जो रिजल्ट श्योर शॉट माने जाते हैं कि वो ज़रूर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मित्रों, ये तो बात हुई उनके भावेश के और कारक ग्रह के विषय में, विवाह के कारक ग्रह के विषय में। अब जो काफ़ी दर्शकों ने पूछा है कि कैसे पता करें कि इनका भावी जीवन साथी जो होने वाली पत्नी होगी वो कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो इसके लिए मित्रों मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताता हूँ। जब भी आपको किसी व्यक्ति के जीवन साथी के बारे में पता करना हो तो आपको नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को लगन बना लें। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, इस कुंडली में आप देख रहे हैं, बड़े आराम से फिर से देखिए। यहाँ पर नवमांश कुंडली जो थी वो धनु लगन की थी। अब हमने देखा कि सप्तम भाव में मिथुन राशि विराजमान है, तो जो मिथुन राशि में राहु शुक्र है इसको फर्स्ट हाउस में डाल दिया गया है और बाकी सब ग्रहों को उसी के अनुसार देख रहे हैं आपके सामने। मिथुन लगन की कुंडली बनी है, शुक्र राहु एक साथ है, मंगल सेकंड हाउस में है, बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, चंद्रमा पंचम में, छठे में शनि के ग्रह आ गए और बुध केतु सप्तम में और दसम भाव में सूर्य ग्रह आ गया। अब आपने बिल्कुल उस कुंडली को उल्टा कर दिया, सप्तम भाव को प्रथम भाव में भेज दिया है और प्रथम सप्तम में आ गया है। इस प्रकार से जो कुंडली बनेगी अब आपको यहाँ से पता करना है
जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हो कि लगन से व्यक्ति का रंग रूप देखा जाता है, उसकी बाहरी अपीयरेंस देखी जाती है तथा उसका मस्तिष्क देखा जाता है, उसकी सोच देखी जाती है, उसकी विचार देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम मिथुन लगन के अंदर ये देख रहे हैं कि लगन स्थान पर शुक्र और राहु है, बुध और केतु उसको देख रहे हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है? नियम याद रखें, जब भी शुक्र ग्रह का प्रभाव लगन स्थान पर होगा तो इंसान का रंग बहुत गोरा होगा, व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, और राहु जैसा ग्रह जब साथ में आकर के बैठेगा तो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा। जी हाँ, इनका जो जीवन साथी होने वाला जीवन साथी होगा, रंग रूप से बहुत गोरा रंग होगा, बहुत ही सुंदर होगा, अट्रैक्टिव फेस होगा, क्योंकि बुध ग्रह भी रंग को गोरा करता है। राहु रंग को कभी भी काला नहीं करता, सांवला नहीं करता, इसलिए बहुत ही शानदार फेयर कलर, बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स, शार्प फीचर्स उनके देखने में मिलेंगे। इनकी जो हाइट रहेगी, वो कद जो रहेगा मध्यम कद रहेगा, लगभग 5 फुट 4 इंच के करीब इनकी ये हाइट रह सकती है इनके जीवन साथी की। आप ये मान के चले 5 फुट 2 इंच से लेकर के 5 फुट 4 इंच के बीच की हाइट इनके जीवन साथी की होनी है। अगर हम सेकंड हाउस में देखें तो सेकंड हाउस में मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल ग्रह का सेकंड हाउस में बैठना कोई खास अच्छा नहीं माना जाता, कभी कभी ये वाणी दोष दे देता है। वाणी दोष का मतलब ये होता है कि मुंह से गलती से कई बार ऐसे शब्द का इस्तेमाल आदमी भाषा में कर बैठता है जिससे सामने वाला कई बार नाराज हो जाता है। पर मंगल का सेकंड हाउस में बैठना अपने ससुराल पक्ष से अनबन का प्रतीक भी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस से शिक्षा दीक्षा के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर कन्या लगन है, कन्या लगन का स्वामी बुध है जो अपने से फोर्थ हाउस में सप्तम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है, और सप्तम भाव का स्वामी गुरु फोर्थ हाउस में बैठा है। ये एक्सचेंज हो गया है, फोर्थ भाव का स्वामी सेवन्थ में और सेवन्थ भाव का स्वामी फोर्थ में एक्सचेंज हो गया। इसे स्थान परिवर्तन योग भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर योग है। तो उनका जो जीवन साथी होगा, यानी कि जो लड़की उनके जीवन में आने वाली है, वो पढ़ाई उसकी बहुत उम्दा होगी। यहाँ तक कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी और अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। विज्ञान जैसा सब्जेक्ट भी उन्होंने पढ़ा हुआ होगा और फाइनेंस की अच्छी जानकार होगी, मीन्स उसकी नॉलेज रखेगी। बैंकिंग, फाइनेंस, इसकी नॉलेज उनको बहुत उम्दा स्तर के ऊपर होगी। आध्यात्मिक स्वभाव होगा, अध्यात्म की तरफ भी वो काफ़ी ओतप्रोत होगी, पर शिक्षा उत्तम कोटि की उसको में प्राप्त होगी। ये बहुत ही अच्छा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के योग उत्तम कोटि के होंगे। धन की उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। पंचम भाव में विराजमान चंद्रमा इस बात को दिखाता है कि उनके जीवन साथी का इंक्लिनेशन एंटरटेनमेंट की तरफ होगा, मजाक पसंद होंगे तथा खाने पीने की शौकीन होंगी, बहुत उम्दा टेस्ट की शौकीन होगी, अच्छा पहनने की शौकीन होगी और ज्वेलरी की बहुत शौकीन होंगी। और कहने का तात्पर्य यह है कि उनको सजने संवरने का विशेष शौक रहेगा और हर प्रकार की उनको जीवन में उत्तम वस्त्र, उत्तम भोजन, हर प्रकार की सुख सुविधा, लग्जरी का सुख उनको विशेष रूप से प्राप्त होगा। अब मित्रों, एक सूत्र मैं आपको और समझा दूं। नवमांश कुंडली का जो दसम भाव होता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। अगर उसके दसम भाव में जो ग्रह बैठा है वो ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। तो इनके सूर्य बैठा हुआ है जो कि बहुत ही उत्तम स्थितियों को दिखाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर सूर्य की स्थिति खास करके नवमांश कुंडली में उत्तम बैठ जाए तो बहुत ही उम्दा माना जाता है। यहाँ पर आप देखें नवमांश कुंडली में सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का रुतबा बहुत होता है, यश मान सम्मान बहुत होता है और उनमें रुआब बहुत होता है। तो ये एक बहुत ही
उत्तम स्थिति बनी हुई है। फिर से आते हैं हम नवमांश कुंडली पर। हमने उस टेक्निक के द्वारा उनके रंग, रूप, कद, हाइट के बारे में जाना, उनके स्वभाव के बारे में जाना। नवमांश कुंडली से ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। नवमांश कुंडली से संतान के बारे में भी पता करते हैं। तो संतान का जो ग्रह यहाँ पर मंगल बनता है, जो कि नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा है, तो इससे पता चलता है कि संतान देरी से हो सकती है। और हाँ, एक हमारे जो दर्शक हैं हमारे YouTube चैनल के ज्योतिष द सोल पाथ के, उन्होंने लिखा है कि विवाह के बारे में विशेष रूप से बताएं। तो हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि उनके विवाह का सबसे जो उत्तम योग बनता है वो 17 नवंबर 2023। मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि 17 नवंबर 2023 से लेकर के और 19 मार्च 2024 के बीच में ये उत्तम योग है धीरेंद्र शास्त्री जी के विवाह होने का। तो हम भी उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, मधुर रहे, और परमेश्वर उनको हर तरह से सफलता प्रदान करें। ईश्वर जो है उनको और आगे लेकर के जाए, क्योंकि बहुत ही वो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। जनमानस में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन के सच्चे सिपाही के रूप में वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी सनातनी लोग का हृदय से कामना है कि वो अपने उद्देश्य के अंदर सफल हों, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप लोगों को मित्रों आज का ये वीडियो कैसे लगा, D9 चार्ट का विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें ज़रूर लिख करके बताएं। और हाँ मित्रों, आप जय बागेश्वर धाम लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। हमने इस बार निश्चय किया है, जो लोग भी जय बागेश्वर धाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आने वाले समय में उनकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और वीडियो बनाएंगे उनका। देखते हैं कौन आप में से लकी विनर होंगे। जो भी लकी विनर होगा उनका कुंडली विश्लेषण पर YouTube वीडियो बनाया जाएगा और बताया जाएगा। उसमें नाम आप लोगों के सामने नहीं होगा, पर उनके बारे में पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।